हेलो फ्रेंड्स, चिकित्सा गाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या रहेगा? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम क्या कहते हैं? रूमेटॉइड गठिया रोग। क्या कहते हैं? रूमेटॉइड गठिया रोग। लेकिन हमारी जो पढ़ने की शैली है वही रहेगी जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कैसे? हम करेंगे प्रिस्क्रिप्शन का पोस्टमार्टम। क्या करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन का पोस्टमार्टम। तो आज हमारे पास जो पर्चा है या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, हमारे डॉक्टर साहब का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। उसी के बाद हम समझेंगे कि ये जो दवा जो डॉक्टर साहब ने लिखी है वो क्यों लिखी है, क्या काम की लिखी है, किस दवा के क्या मायने हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इंट्रोडक्शन क्या है, कॉजेज क्या है, साइन एंड सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस का तरीका क्या है, हम पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। तो बने रहिए मेरे साथ में वीडियो में अंत तक। हमारा जो पर्चा है डॉक्टर साहब का, उसके अंदर डॉक्टर साहब ने लिखा है जॉइंट पेन। ठीक है, चीफ कंप्लेन के लिए के अंदर लिखा है इन्होंने कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन। दूसरा लिखा है स्वेलिंग। ठीक है, कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, और दूसरा लिखा है स्वेलिंग। तीसरा लिखा है मॉर्निंग स्टिफनेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं डॉक्टर साहब की भाषा को। क्या समझेंगे? हम डॉक्टर साहब की भाषा को समझेंगे। सबसे पहले उन्होंने लिखा है जॉइंट पेन, कि उनके पेशेंट के जोड़ों में दर्द है। क्या है? पेशेंट के जोड़ों में दर्द है। दूसरा क्या है? पेशेंट के जोड़ों में स्वेलिंग है, यानी कि सूजन है। क्या है? सूजन है। सूजन पॉजिटिव लिखा है उन्होंने। ठीक है। तीसरा लिखा है मॉर्निंग स्टिफनेस। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह सुबह जब पेशेंट उठता है तो सुबह के समय में उसके सारे जोड़ों में अकड़न होती है, स्टिफ रहते हैं सारे जोड़। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने तीनों चीफ कंप्लेन लिखी है। क्या लिखी है? चीफ कंप्लेन लिखी है। और उस आधार पर इनका डायग्नोसिस क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या बनना चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो दवाएं लिखी है उसमें उसको समझते हैं हम। RX टेबलेट मेथोट्रेक्सेट 20 मिलीग्राम, और वंस ए वीक 8 सप्ताह तक उन्होंने लिखी है। क्या लिखी है? मेथोट्रेक्सेट टेबलेट 20 मिलीग्राम सप्ताह में एक बार, वंस ए वीक सप्ताह में एक बार, और 8 सप्ताह तक उन्होंने लिखी है। ठीक है। दूसरा लिखा है टेबलेट फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम वीकली, सप्ताह में एक बार। ठीक है। तीसरा लिखा है टेबलेट HCQS 200 मिलीग्राम BD, यानी कि सुबह शाम 2 महीने तक, 2 मंथ तक। ठीक है, 60 दिनों तक। अगला टेबलेट उन्होंने लिखा है टेबलेट आइबू प्लस PCM, यानी कि आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल, एक गोली सुबह एक गोली शाम को, खाना खाने के बाद में 10 दिनों तक। ठीक है। फिर अगला टेबलेट डॉक्टर साहब ने लिखा है टेबलेट रेनिटिडिन 150 मिलीग्राम OD, यानी कि दिन में एक बार, SC यानी कि खाने से पहले, और कब तक लिखिए? 10 दिनों तक। ठीक है। अगला टेबलेट लिखा डॉक्टर साहब ने प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम, एक गोली सुबह एक गोली शाम को, खाना खाने के बाद में, और डेली वंस, रोज की एक गोली। ओके, यहाँ पर डेली वंस लिखा है, इसका मतलब एक गोली ही लिखी है उन्होंने, आई थिंक, है ना। अगला लिखा है टेबलेट कैल्शियम विटामिन D3 OD, खाना खाने के बाद में और 30 दिनों तक। ठीक है, कैल्शियम विटामिन D3 OD, खाना खाने के बाद 30 दिनों तक। ठीक है। और अगला उन्होंने लिखा है ऑइंटमेंट, यानी कि जेल। क्या लिखा है? डाइक्लोफिनिक जेल, जो कि लोकली एप्लीकेशन करना है, एक जेल उन्होंने लिख के दी है। ठीक है, तो ये था हमारा डॉक्टर साहब का पर्चा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है मेथोट्रेक्सेट। ये कौन सी टेबलेट है? ठीक है, मेथोट्रेक्सेट को हम देखें तो डी मार्ड्स थेरेपी की टेबलेट है। डी मार्ड्स थेरेपी की टेबलेट है। ठीक है। और दूसरी लिखी है इन्होंने HCQS, ये भी डीमार्ट थेरेपी है। ठीक है, जो कि आर्थराइटिस के अंदर काम आती है। फोलिक एसिड इन्होंने लिखा है, तो इसके मायने सीधे सीधे हैं मेथोट्रेक्सेट से होने वाले फोलिक एसिड के नुकसान से बचने के लिए इन्होंने क्या लिखा है? फोलिक एसिड लिखी है, ताकि मेथोट्रेक्सेट टेबलेट जब हम देंगे तो उस वजह से रोगी के शरीर में फोलिक एसिड की जो कमी होगी वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। ठीक है,
तो 2 टेबलेट उन्होंने लिखी है डीमार्ट्स, तीसरी लिखी है उन्होंने फॉलिक एसिड जो कि मेथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए लिखी है। फिर हम देखते हैं एक टेबलेट इन्होंने लिखी है नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। क्या लिखी है? नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग आइबुजेसिक और पैरासीटामोल। ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है H2 ब्लॉकर के तौर पर, H2 ब्लॉकर के तौर पर लिखा है उन्होंने रेनिटिडिन 150 मिलीग्राम। फिर लिखा है इन्होंने कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर, कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर लिखा है इन्होंने आपका प्रेडनिसोलोन। ठीक है, क्या लिखा है? प्रेडनिसोलोन लिखा है कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड। फिर उन्होंने लिखा है कैल्शियम, जो कि कैल्शियम और विटामिन D3 की पूर्ति के लिए इन्होंने लिखा है, और डाइक्लोजेल जो कि अगर दर्द ज़्यादा होगा तो उसमें हल्का मालिश करने के लिए, फिर लोकली एप्लीकेशन के लिए इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने समझा कि उन्होंने एक तो लिखा है डीमार्ट्स थेरेपी, दूसरा लिखा है नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और एक लिखा है कोर्टिकोस्टेरॉइड। एक 2 टेबलेट उन्होंने ऐसी लिखी है जो शरीर की इनको हम कह सकते हैं सप्लीमेंट्री टेबलेट्स जो है वो लिखी है, ताकि शरीर के अंदर कैल्शियम, विटामिन D3 और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने कैल्शियम और फोलिक एसिड और विटामिन D3 लिखा है। ठीक है, एक लिखा है उन्होंने रेनिटिडिन 150 mg, जो कि क्या है? H2 ब्लॉकर है, और हम समझते हैं कि जब इतनी सारी दवाएं दी है तो पेशेंट को एसिडिटी नहीं हो या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से इन्होंने लिखा है रेनिटिडिन 150 मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि डॉक्टर साहब ने लिखा क्या क्या है। ठीक है, लिखा क्या क्या है ये हमने समझा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर डॉक्टर साहब ने लिखा है ये जॉइंट पेन, स्वेलिंग, मॉर्निंग सिकनेस के हिसाब से, तो ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है तो उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कोजेस क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम क्या होते हैं, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट लिखा है उसके क्या मायने हैं और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए था, किस तरीके से होना चाहिए था, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? हम देखते हैं ये एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी ही इम्यूनिटी हमारे जोड़ों से लड़ने लग जाती है, जिससे हमारे जोड़ों में सूजन आ सकती है, मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, जोड़ गर्म हो सकते हैं, ये सारी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो ये एक क्रोनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा गलती से हमारे ही जोड़, जो कि हमारे जॉइंट से हमारी बॉडी के प्रति, हमारी बॉडी के खिलाफ ये लड़ने लग जाते हैं। जबकि इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है कि हमारी बॉडी की प्रतिरक्षा करें, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे जोड़ों से लड़ने लग रही है, तो उनको नुकसान पैदा कर रही है। ठीक है, तो ये है ऑटो इम्यून डिजीज, और वो भी कौन सी है? क्रोनिक है, लंबे समय तक बने रहने वाली डिजीज है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे जॉइंट्स से हमारा इम्यूनिटी लड़ने लग जाता है। ठीक है, ये डिजीज जो है मुख्य रूप से साइनोवियल जॉइंट को प्रभावित करती है। कौन से जॉइंट को प्रभावित करती है? हमारे जो साइनोवियल जॉइंट्स जो है, इस टाइप के जो जॉइंट्स है साइनोवियल जॉइंट्स, जैसे आपके अंगुलियों के ये सारे जॉइंट्स आ गए, ये हो गया। ठीक है, ये आपका कोहनी का हो गया, ये आपका कलाई का हो गया। ठीक है, ये आपका घुटने का हो गया, ये आपका टखने का हो गया। इन सारे जॉइंट्स, कूल्हे की हड्डियां हो गई, कूल्हे के जॉइंट्स हो गए, इन सारे जॉइंट्स के अंदर क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। कौन से जॉइंट्स होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, और उन्हीं को ये ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, उन्हीं पर ज्यादा अटैक करती है। जोड़ों की जो अंदरूनी परत है जिसको हम साइनोवियम कहते हैं, जोड़ों की जो हमारी अंदरूनी परत है जिसको हम साइनोवियम कहते हैं, उस साइनोवियम में सूजन और इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। ठीक है, हम इसको यहाँ समझते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल जॉइंट है, हेल्दी जॉइंट है, बिल्कुल हेल्दी जॉइंट है। ठीक है, इस हेल्दी जॉइंट के अंदर क्या, अब जब ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएगी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी पेशेंट को होता है, तो वो कैसे नुकसान करता है? वो क्या करता है कि आपका जो साइनोवियम है, ये जो आपका साइनोवियम है, इसको इसने इन्फ्लाम्ड कर दिया। क्या कर दिया? इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया। उससे क्या हो सकता है? बोन इरोशन हो सकता है और आपके जॉइंट्स में सूजन आ सकती है। जॉइंट्स के अंदर जो हेल्दी जॉइंट की ये स्थिति थी,
वो इतना इन्फ्लामेशन हो गया कि उसके अंदर ब्लड आने लग गया और इसको इन्फ्लाम्ड कर दिया। उस वजह से बोन, कहीं कहीं बोन इरोशन भी होता है और उस वजह से जॉइंट के अंदर सूजन आने लगी। ठीक है, यही नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, कार्टिलेज और बोन जॉइंट पर अटैक कर दिया। क्या कर दिया, कार्टिलेज और बोन जॉइंट को अटैक करके ये हालत कर दी, कार्टिलेज को और बोन जॉइंट की ऐसी हालत कर दी। ये आपका स्वस्थ जॉइंट है और जब कार्टिलेज और बोन जॉइंट पर अटैक किया इसने, पहले इन्फ्लामेशन हुआ साइनोवियम का, साइनोवियम के इन्फ्लामेशन के बाद में जब स्थिति बिगड़ी तो क्या किया, इस ऑटो इम्यून डिजीज ने, अपनी ही इम्यूनिटी ने इन जॉइंट्स के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। उस अटैक से क्या हुआ, कार्टिलेज आपका खत्म होने लगा और आपके बोन जॉइंट्स खत्म होने लगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी स्थिति बन गई। ठीक है, जोड़ों की जो अंदरूनी परत है साइनोवियम, उसके ऊपर ज्यादा असर करती है और उससे उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। समय के साथ सूजन कार्टिलेज और बोन डैमेज तक चली जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, समय के साथ कार्टिलेज और बोन डैमेज तक चली जाती है। ये रोग आमतौर पर दोनों तरफ के समान जोड़ों, सिमेट्रिकल जॉइंट जो होते हैं, उनको प्रभावित करती है। ये सिमेट्रिकल जॉइंट है, हम इस चीज को जानते हैं, तो सिमेट्रिकल जॉइंट पर ये ज्यादा प्रभाव करती है। अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए, अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये क्या होती है, डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है। ठीक है, ये जोड़ों का एक दर्द है। ठीक है, जोड़ों का दर्द है जो कि क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है और उसके अंदर इस तरीके से साइनोवियम इन्फ्लामेशन हो जाता है और साथ ही साथ अगर डिजीज ज़्यादा देर तक बढ़ी तो इसके अंदर कार्टिलेज और बोन डैमेज हो जाती है। और यही नहीं, कार्टिलेज और बोन डैमेज अगर बना रहा और समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये डिफॉर्मिटी तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम कोजेज की तरफ जाते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शन, सबसे पहला कोज जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शन। बॉडी के अंदर हमारा ऑटो इम्यून रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों पर हमला करने लग जाती है और उस वजह से यह समस्या होती है। तो ये था हमारा कारण। ठीक है, दूसरा कारण है हमारा जेनेटिक कारण। परिवार में अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हिस्ट्री है, परिवार में, जैसे ये एक वंशानुगत डिजीज है। ठीक है, अगर किसी को हमारे परिवार में दादा नानी काका किसी को परिवार में फादर मदर किसी को या फिर मदर की फैमिली में या फिर फादर की फैमिली में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री रही है तो संभावना बनती है कि दूसरी जनरेशन में भी वो हो जाए। ठीक है, दो कारण हो गए। तीसरा कारण है इसका हार्मोनल कारण। हार्मोनल कारण से मतलब है कि ये ज्यादातर महिलाओं में होता है। महिलाओं में जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो महिलाओं में अधिक पाया जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, प्रदूषण हो सकता है, पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, धूम्रपान की वजह से हो सकता है। ठीक है, और इस तरीके से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है आपका अफेक्ट करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। ठीक है, अगला जो हमारा कारण है वो है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन इस टाइप के होते हैं जो इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, इम्यूनिटी को नुकसान करते हैं और उसको ट्रिगर करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को। उस वजह से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांस होते हैं। और अगला हमारा जो लास्ट कारण है वो है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस यानी कि तनाव की वजह से भी क्या हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। लंबे समय तक अगर मानसिक तनाव बना रहे तो क्या हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। हम इसको डायग्राम से फिर से समझते हैं। ये है हमारी हेल्दी बोन, इस साइड में देखें तो हमारी हेल्दी बोन है जिसके अंदर ये साइनोवियल सेल है, ये हमारा कार्टिलेज है और ये हमारी बोन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर क्या हो जाता है, बोन मैट्रिक्स का डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है लास्ट स्टेज में, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। ठीक है, जॉइंट के अंदर इफ्यूजन हो जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, और इन्फ्लामेटरी सेल का इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाता है और साइनोवियल हाइपरप्लासिया की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कोजेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम क्या क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं जॉइंट्स में दर्द होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि डॉक्टर साहब ने लिखा था। ठीक है, जॉइंट्स गर्म रह सकते हैं, सुबह सुबह ज़्यादा दर्द हो सकता है, जॉइंट्स के अंदर अकड़न हो सकती है, तो जोड़ों के अंदर दर्द होता है। ठीक है, सूजन होती है, गर्माहट होती है। ठीक है, सुबह के समय मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा रहती है जो 1 घंटे से अधिक रहती है। हाथों और पैरों के जोड़ जो है उनमें समान समस्या होती है। ऐसा नहीं है कि केवल पाँव के जोड़ में ही दर्द होगा, नहीं,
हाथों के जोड़ में भी दर्द होता है, अंगुलियों में भी हो सकता है, आपके कोहनी में भी हो सकता है, टखने में भी हो सकता है, घुटने में भी हो सकता है, सब जगह समान दर्द होता है। ठीक है। अंगुलियों और कलाई के जोड़ों में अधिक प्रभाव होता है, थकान हो सकती है पेशेंट को, कमजोरी हो सकती है, हल्का बुखार भी आने की संभावना हो सकती है, और लास्ट में क्या होता है, जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से जब हम एक्सरे देखते हैं आर्थराइटिस वाले पेशेंट का, जब एक्सरे देखते हैं तो ये स्थिति रहती है, अंदर पूरा लाल हो जाता है ये। ठीक है। और इस तरीके से उसके जोड़ को नुकसान होने लग जाता है। ठीक है। जॉइंट्स में ऐसे सूजन आने लग जाती है, जैसे अंगुलियों के जो जोड़ है उसके अंदर इस जोड़ में, इस जोड़ में, इस जोड़ में, सब जोड़ों में क्या होती है, सूजन आने लग जाती है। घुटने दर्द कर सकते हैं, हाथों की कलाई वगैरह सब दर्द कर सकती है। ठीक है। तो ये था हमारा साइंस एंड सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जोड़ों की सूजन, दर्द और अकड़न का हम असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम? असेसमेंट करते हैं। ठीक है। फिर हम कराते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर डॉक्टर्स क्या कराते हैं? रूमेटॉइड फैक्टर कराते हैं। ठीक है। नंबर वन रूमेटॉइड फैक्टर, दूसरा कराते हैं एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, और तीसरा कराते हैं ईएसआर और सीआरपी। ठीक है। सूजन की स्थिति जानने के लिए ईएसआर और सीआरपी की जांच कराई जाती है, रूमेटॉइड फैक्टर की जांच कराई जाती है, और एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज का टेस्ट डॉक्टर्स द्वारा कराया जाता है। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट और होते हैं, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट हो गए, जिसके अंदर एक्सरे आ गया, आपका एमआरआई आ गया, ठीक है, सीटी स्कैन आ गया। तो एक्सरे कराते हैं जॉइंट के डैमेज को देखने के लिए कि कितना डैमेज आपके जॉइंट में हुआ है। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं शुरुआती सूजन का पता लगाने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है ताकि जॉइंट डैमेज को रोका जा सके, जॉइंट की डिफॉर्मिटी तक जाने से इसको रोका जा सके। तो इसके लिए क्या जरूरी है? अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है। अब ट्रीटमेंट की हम जो बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर हम डॉक्टर साहब का वही पर्चा देखेंगे वापस कि डॉक्टर साहब ने क्या लिखा था। तो इसके अंदर हम इसको अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। नंबर वन, सबसे पहले जो लिखा जाता है डॉक्टर्स द्वारा, सबसे ज्यादा लिखा जाता है, वो लिखा जाता है नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है। नंबर टू लिखा जाता है डीमार्ट्स। नंबर थ्री लिखा जाता है, नंबर वन लिखा जाता है नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, दूसरा लिखा जाता है डीमार्ट्स, नंबर थ्री लिखा जाता है कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, मोटा मोटा ये लिखा जाता है। तो नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर हम देखते हैं हमारा आइबुप्रोफेन प्लस पैरासिटामोल जो लिखा है डॉक्टर साहब ने 10 दिन के लिए लिखा है। ठीक है। दूसरा लिखा है डीमार्ट्स। डीमार्ट्स के अंदर डॉक्टर साहब ने लिखा है हमारा मेथोट्रेक्सेट 20 मिलीग्राम वंस ए वीक, 8 टेबलेट 8 सप्ताह तक उन्होंने लिखा है। तीसरा लिखा है उन्होंने हमारा HCQS 200 मिलीग्राम, एक गोली सुबह शाम 2 महीने तक उन्होंने लिखा है। ठीक है। तो ये भी 8 सप्ताह तक और ये भी 2 महीने तक 8 सप्ताह तक। ठीक है। तो डीमार्ट्स आपकी होगी 8 सप्ताह तक। ठीक है। और नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होगी आपकी 10 डेज तक। ठीक है। इसके साथ में उन्होंने लिखा है कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर, कोर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर क्या लिखा है उन्होंने? प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम लिखा है, डेली 1 टेबलेट लिखा है, और कब तक लिखा है उन्होंने? आई थिंक 5 डेज तक इसको दे सकते हैं, और 5 डेज के बाद में इस टेबलेट को धीरे धीरे करके हम टेपर ऑफ कर सकते हैं। एकदम से बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके टेपर ऑफ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके मात्रा उसकी कम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो उन्होंने ट्रीटमेंट लिखा है H2 ब्लॉकर, ठीक है, और सप्लीमेंट्स। ठीक है। H2 ब्लॉकर तो इसलिए लिखा है क्योंकि इतनी सारी दवाएं जब लिखी है आपकी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और डीमार्ट्स थेरेपी जब लिखी है तो उसके अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिक समस्या होने के चांसेस हो सकते हैं, एसिडिटी बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या लिखा है? H2 ब्लॉकर के अंदर आपका लिखा है टेनिटिडिन 150 मिलीग्राम, जो कि खाली पेट देना है 10 दिन तक। ठीक है।
उसके बाद में उन्होंने लिखा है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के तौर पर उन्होंने लिखा है एक तो फोलिक एसिड, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट के यूज करने से, मेथोट्रेक्सेट को यूज करने से क्या होता है, फोलिक एसिड की बॉडी में कमी होती है, इसलिए इस कमी को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने लिखा है फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम वीकली। ठीक है, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट वीकली है तो एक गोली फोलिक एसिड भी उन्होंने वीकली लिखी है। ठीक है, इसके अलावा सप्लीमेंट के तौर पर डॉक्टर साहब ने लिखा है कैल्शियम विटामिन D3 रोजाना एक गोली 30 दिन तक, ताकि ये कैल्शियम और विटामिन D3 की अगर पूर्ति कमी होगी तो उसको पूर्ति करेगी या फिर जॉइंट्स को हेल्प करेगी अपनी ऑटो इम्यून डिजीज से लड़ने के लिए। कैल्शियम और विटामिन D3 वहां पर सप्लीमेंट के तौर पर आपको हेल्प करेगी। फिर जो आता है डाइक्लोफिनिक जेल, वो लोकल एप्लीकेशन के लिए, ताकि दर्द अगर ज़्यादा है तो उस वक्त लगाया जाए तो वो वहाँ पर आराम कर सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो डॉक्टर्स के अनुसार कौन सा होता है, डीमार्च थेरेपी हो गया नंबर 1, नंबर 2 नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया नंबर 2, नंबर 3 हो गया आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, नंबर 4 आपका हो गया सप्लीमेंट्स, और फिर हम पेन किलर के तौर पर लोकल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लेकर मिले होंगे। अगर आपका कोई और सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके कमेंट्स में आने वाले हर सवाल का जवाब मैं वीडियो के द्वारा दूंगा। हर आपकी मांग पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप और कमेंट करते रहिए, जो भी आपकी डिमांड है, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं बनाता रहूँगा। जो कमेंट आपके आ चुके हैं और उनके वीडियो अगर अभी तक नहीं बने हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि वो वीडियो जरूर बनेगा और आपको उस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको सवाल भी इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आप चाहते हो, अगर ऐसा आपका कोई प्रश्न है या फिर ऐसा कोई आपकी इच्छा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारी बुक्स की तरफ। हमारा जो चिकित्सा गाइड प्रकाशन है, प्रेम प्रकाशन के तहत जो चिकित्सा गाइड प्रकाशित की जाती है, जिसके अंदर कैलाश बंजारा चिकित्सा गाइड फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन और चिकित्सा गाइड आयुर्वेदा सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, अमेजोन और कैलाशबंजारा.in वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको इन बुक्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं, अपना सवाल यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी तरह की समस्या अगर है तो आपका समाधान मिलेगा। और अगर ये नंबर बिजी आए या फिर आपको आंसर ना मिले तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9649444650। ठीक है, मैं वापस से लिख देता हूँ इनको, 9649444650। ठीक है, और हमारे जो ऑफिशियल नंबर है चिकित्सा गाइड परचेज करने के लिए वो है 9636075567। ठीक है, अभी हम चिकित्सा गाइड ऐप पर भी जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेक्चर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपके डाउट्स है जनरल प्रैक्टिस के वो भी क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही आप हमारी वेबसाइट कैलाशबंजारा.in को भी विजिट कर सकते हैं। .in, ठीक है, कैलाशबंजारा.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इतना अटेंशन से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।